सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे थे अपन। यूनिट नंबर 1 कल स्टार्ट किया था अपन ने, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट प्रॉमिस वगैरह के बारे में बात करी थी। सेक्शन 10 एक आया था अपने पास में, सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, सेक्शन 10 और अदर देन सेक्शन 10 था। टोटल मिलाकर कितने हैं एज पर सेक्शन 10? कितने हैं? 6। कौन से 6? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, क्या बात है। अदर देन सेक्शन 10 कितने हैं? पहला कौन सा? फैंटास्टिक। इन सबको अपन डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हेडेड अपन ने पढ़ लिया। फिर अपन ने इसको प्रेजेंट कैसे करना है, कल उसका गोला बनाया था। ये रहा वो गोला, ऐसा परफेक्ट गोला बनना चाहिए आपका भी, ठीक है क्या? अच्छा दूसरा, थोड़ा सा इट इज़ वेरी अर्ली, पर आपको अभी स्टार्टिंग से अगर पता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास अलग अलग तरीके होने चाहिए आंसर को प्रेजेंट करने के, ठीक है क्या? जैसे मैं सिर्फ एक, आई एम नॉट वेरी क्रिएटिव, आप मुझसे ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। मैं एक आधी चीज़ करके आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से प्रेजेंट कर सकता हूँ, मुझे नहीं आता। और ये जो होना चाहिए प्रेजेंटेशन, वो फ्री हैंड होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। जैसे क्या बनाया है मैंने ये, क्या बात है। ज़्यादा पॉइंट हो, सूर्य की किरणें थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दो। एंड व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ए बी नहीं, मतलब जो पॉइंट लिखना है, दिस इज फ्री हैंड, दिस इज फ्री हैंड। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये आपका पूरा पेज भर गया। मतलब व्हाट यू कैन ऑल्सो डू है, जैसे भी दिखना है कि एकदम फुल अपने पेज के रिलेशन के, तो एक सीधी करने से इधर वाली, तो नीचे वाला सेक्शन भर गया, तो पेज भरा भी दिखेगा, अपने कंटेंट भी कम में पूरा पेज भर दिया। दूसरा, आंसर डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है? दिस वन ऑफ द वे इज दिस। देन अनदर वे कैन बी, जब आप कोई प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे हो, कोई स्टेप्स की बात कर रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज यूज फ्लो चार्ट। हेड्स आ गए, ठीक है? नाउ से फॉर एग्जांपल यू आल्सो वांट टू राइट अ लाइन अबाउट इट समथिंग, तो इसके बारे में यहाँ 4 लाइन लिख दी, इसके बारे में यहाँ 4 लाइन लिख दी। मेरी बात समझ में आएगी? अगेन, कम कंटेंट के अंदर पेज भरता है और आपका प्रेजेंटेशन है वो अच्छा दिख रहा है। अब ये सारी कहानी कब करनी है? एक तो फ्री हैंड करने की हैबिट होनी चाहिए। मतलब अब आप सोचो कि मैं स्केल लूं, 4 बक्से बनाऊं, और उसमें टाइम ज्यादा लग जाना है, जो बचाने जाने जाना है वो नहीं होने वाला। तो फ्री हैंड अच्छा बनना चाहिए। पर फ्री हैंड बनाने के चक्कर में इसको पता नहीं कैसा बना दिया, मैंने जो देखने में ऐसा लग रहा है कि रफ वर्क कर दिया, गलती से गोले गोले खींच दिए, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है क्या? दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब पॉइंट्स की नंबरिंग करते हो, मतलब जब आप थ्योरेटिकल आंसर लेकर रहे हो, तो कभी भी पॉइंट की नंबरिंग मत करो। डू नॉट नंबर द पॉइंट until unless you are very sure there are only 5 points. So I know कि 4 पॉइंट है आंसर में, तो 4 ही कहे हैं, तो 4 ही लिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 करो, नो हार्म। बट वेन यू आर कंफ्यूज्ड कि यार ये 4 पॉइंट लिखने की, 6 लिखने की, 8 लिखने, तो कभी भी नंबरिंग मत करो, ठीक है? उसकी जगह हमेशा, अरे क्या डॉट डॉट डॉट, स्टार, हैश, बुलेट, ऐसा एरो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यू कैन ऑलवेज यूज अलग अलग आंसर के अंदर, ठीक है ना? सो इससे खाली एक ही एडवांटेज है, एग्जामिनर पहले शॉट में, मतलब से फॉर एग्जाम्पल उसको पता है कि 6 पॉइंट लिखने थे, तो उसके पास नंबर करे हुए 1 2 3 4 5 6, आपने नंबर करके लिखे 4, तो उसको पढ़ने से पहले पता है कि 2 पॉइंट तो कम ही लिखे हैं, तो उसको पता है 6 में से 2 ही, 4 2 तो कम ही लिखे हैं, तो 2 नंबर तो काटने ही काटने। अब बात करो बाकी 4 की जो लिखा है उसमें से,
एंड इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि 6 पॉइंट का कंटेंट आपने अपने आंसर में 4 पॉइंट के अंदर कंसाइज करके खत्म कर दिया, मतलब आपने पॉइंट सारे कवर करे पर नंबरिंग के अंदर वो पॉइंट आपने मर्ज कर दिए, दैट इज पॉसिबल। तो एग्जामिनर बॉट होता है, ट्रस्ट मी, वो बिल्कुल बॉट है, उसको कोई मतलब नहीं है बाकी सब चीजों से। आपकी कॉपी कौन सा एग्जामिनर, किस लेवल का एग्जामिनर चेक करेगा आप कभी नहीं डिटरमाइन कर सकते, मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको उसको अननेसेसरी इस तरह के मौके नहीं देने, तो यू नीड टू बी प्रेजेंटफुल। और क्या क्या बन सकता है भाई, और कैसे कैसे आंसर प्रेजेंट हो सकता है, और कैसे कैसे आंसर प्रेजेंट हो सकता है? एक कल अपन ने सर्कल बनाया था ऐसा, सर्कल सर्कल, चलते क्यों तो यार, ठीक है क्या, थोड़ा सर्कल बड़ा बना लो। और और भाई ये तो हेडिंग दे दी आपने, और उसके बाद आपने इस तरह का चार्ट बना दिया, ठीक है। और जैसे सर्कल बनाया वैसे एक रेक्टेंगल बना दो, रेक्टेंगल बनाकर राइट लेफ्ट कर दो, ठीक है। और हॉट एंड ग्राउंड थोड़ी खेल रहे हैं अपन, फ्लावर बॉर्ड बनाकर, प्रभु फ्लावर बोर्ड कैसे बनता है, एक्चुअली कैसे बनता है, ये ऐसे ऐसे सांप चलता है, कैसे बनता है बेटा फ्लावर बोर्ड? ये मेरा बॉट है यार, व्हाट इज बॉट, दिस इज माय बॉट, क्या जाली लगा दी? अच्छा फ्लावर बॉट बनाना, फिर क्या करना, क्या है, मान लेते हैं एक बार को प्लॉट, हाँ दिखा दिखा दिखा, मैं चीटिंग कर लेता हूँ, कहाँ है, अबे सफेद पेज है, अच्छा ऐसा बॉट बनाऊं, बेटा से दिखाने से कौन सा कुछ मुझे बन जाएगा, नहीं नहीं, हाँ टाइम बचाने की बात हो रही है यहाँ पर, छोड़ो, रहने दो, नहीं ये ना हो पाएगा, तुम बना लेना फ्लावर पॉट, फिर फ्लावर पॉट के फूल भी बनाने को बोलोगे, कल को बोले फूल भी बनाने नहीं, भाई और भी कोई तरीका जो तुम्हारे को ध्यान आता है, जैसे 1 2 3 4, और कल वो गोला कहाँ गया अपना, गोला उधर था, हाँ वो, तो हाँ हाँ डोनट, बेइज्जती करते हैं मतलब हैं? गोले बनाने, एक गोला बन नहीं रहा लोगों से तो 5 गोले बनवाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपकी कॉपी के अंदर आंसर कम से कम 4 से 5 अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए, कंपलसरी कह रहा हूं, ठीक है। एग्जामिनर आपकी कॉपी लॉ में जितनी कम पड़ेगा उतना आपके लिए फायदा है, क्योंकि ही इज लुकिंग फॉर एग्जैक्ट एग्जैक्ट लैंग्वेजेस, एग्जैक्ट एग्जैक्ट वर्ड्स, तो जितना, अब आपको ये बात तो समझ में आती है कि आप एग्जैक्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो आपको उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। दूसरा, जब आप इस तरह से प्रेजेंट करते हो ना अपना आंसर, तो एग्जामिनर के मन में एक ख्याल आता है कि लड़के और लड़की को बहुत पता भाई, तभी तो इतना कुछ प्रेजेंट कर पाया। भाई आप क्लैरिटी और थॉट से प्रेजेंट कब कर पाते हो, जब आपको चीजें आती है। तो अगर आप इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, फ्लो चार्ट बनाकर, सूरज बनाकर, आग का गोला बनाकर, इस तरह से आप कर रहे हो अगर, अरे हाँ, तो एज एन एग्जामिनर आई फील कि आपको चीजें आती है, मेरी बात समझ रहे हो, इसके लिए तो आपको इस तरह से प्रेजेंट करना आना चाहिए। और आपकी कॉपी के अंदर जब मैं टेस्ट लूंगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपके आंसर इस तरह से प्रेजेंटेड होने चाहिए, ठीक है क्या?
थ्योरेटिकल तो आपको जो लिखना है वो तो नॉर्मल आप हमेशा लिखते ही हो. आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स इन दिस फॉर्मेट. ओके एवरीवन? अरे ओके, बढ़िया. सेक्शन 10 के हिसाब से अपन को आज पढ़ना है, यहीं से पढ़ना है ना? ठीक है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, प्रथम के पास में सर क्या नाम है आपका? अक्षय. अक्षय आगे. ओके. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 of the Indian Contract Act 1872, the following are the essential elements of a valid contract. Essential elements क्या है? पहले लिखा है, ये किसके हिसाब से चल रहा है? एज पर सेक्शन 10. एज पर सेक्शन कितने हैं? तो लिख लो यहाँ पर. देखो हमेशा ना, मैं हमेशा बोलता हूँ नंबर कितने आपको ये याद होना चाहिए. तो यहाँ लिख लो टोटल 6, ताकि आपको ध्यान रहे, ताकि आपको ध्यान रहे. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 of the Indian Contract Act 1872, the following are the essential elements of a valid contract. पहला, offer and acceptance. An agreement is the first essential element of a valid contract. Every promise and every set of promise forming consideration for each other is an agreement. And according to section 2b, a proposal when accepted becomes a promise. Proposal का मतलब क्या होता है? Offer. Proposal का मतलब क्या होता है? Offer. Offer when accepted results into a promise. Promise के बदले promise forming consideration for each other results into a, and an agreement which is enforceable by results into a. फैंटास्टिक. ये सारी बातें होगी. तो ये कॉन्ट्रैक्ट का जन्म ऑफर और एक्सेप्टेंस से हो रहा है. ये कॉन्ट्रैक्ट का जो जन्म है वो कहां से हो रहा है? ऑफर और एक्सेप्टेंस से हो रहा है. तो ऑफर एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है. फिर फ्री कंसेंट. व्हाट इज कंसेंट? हाजिरी. अबे हाँ भरना. फ्री मतलब विदाउट एनी प्रेशर. देखो आपके हाथ में पेन वेन होने चाहिए. आप देखो ये इस तरह का वाला सेटअप लेकर लॉ पढ़ाने का, मैं नहीं पढ़ाता ऐसे, नहीं तो मैं तो बोर्ड ही इस्तेमाल करता हूँ. ठीक है. इस तरह का सेटअप लेकर पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव खाली इतना सा है, टू मेक यू अंडरस्टैंड. देखो आज मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं भी स्क्रिबल कर रहा हूँ बार बार. अरे मेरी बात समझ रहे हो? सिर्फ बोल भी तो सकता हूँ. ये जो मैंने लिखा लाल ऊपर वाले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में लिखा, ये तो कल भी लिखा था. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द हैबिट ऑफ स्क्रिबलिंग. आपको स्क्रिबल करना है बार बार. आपको वो समझना जरूरी है. मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? सो बार बार लिखने से वो चीजें ध्यान में आना चालू होती है. बार बार लिखने से आप उसको बार बार पढ़ते भी हो. तो फ्री कंसेंट आया, मैंने देखो वापस लिख दिया, विदाउट एनी प्रेशर. टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. इसको बोलते हैं अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस को बोलते हैं कंसेंसस एट ईडीएम. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंसेंसस एट ईडीएम. agreeing upon the same thing in the same sense. Agreeing upon the same thing in the same sense. Consensus at idiom. वापस से पढ़ रहा हूं. Two or more person agree are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. This can also be understood as identity of minds in understanding the terms wise consensus ad idiom. देखो आगे भी गया. Further, such a consent must be free. Consent would consider to be free consent as it is not caused by, देखो मार्क कर लेना, कोअर्जन, अंटी इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसइमिटेशन और मिस्टेक. इन 5 को मार्क कर लेना. मतलब अगर इन 5 में से कुछ भी एक प्रेजेंट है, इन 5 में से कुछ भी अगर एक प्रेजेंट है तो कंसेंट फ्री नहीं है. 5 कौन कौन से नाम बोलना? कोअर्जन. नाम कौन कौन से नाम बोलो मेरे साथ. पहला कौन सा है? कोअर्जन. कौन सा है? कोअर्जन. दूसरा अंडी इन्फ्लुएंस. तीसरा फिर ये बात समझ में आती है क्या? तो कंसेंट फ्री नहीं होगी अगर ये 5 चीजें प्रेजेंट होगी. कंसेंट फ्री नहीं होगी अगर इन 5 से कोई भी एक चीज प्रेजेंट हो गई. कौन सी 5 चीजें? कोअर्जन. ठीक है, ये भी समझना. नाउ ऑडी किसको बेची थी कल? हाँ, तो मैंने लव्वे को बोला, लव्वे विल यू ₹4
मैंने लव्य को बोला लव यू विल यू बाय माई ऑडी A7 फॉर रुपीज 10 लाख। लव्य ने बोला यस सर आई एम रेडी टू बाय योर ऑडी A7 फॉर रुपीज 10 लाख। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? तो बैग लेकर आया नहीं आया नोट वाला? आज जमा करा देना ऑफिस में भी, चाबी दे देंगे तेरे को। हाँ नाउ मैंने लव्य को बोला लव यू विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर रुपीज 10 लाख। मैंने लव्य को क्या दिया है? ऑफर। लव्य ने बोला यस सर आई एम रेडी टू बाय योर ऑडी A7 फॉर रुपीज 10 लाख। लव्य ने मेरे ऑफर को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इनटू अ प्रॉमिस। प्रॉमिस कर ले, प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। मेरा 10 लाख नहीं, मतलब मेरे ऑडी A7 इसके 10 लाख कंसीडरेशन है। प्रॉमिस कर ले, प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू अ अग्रीमेंट। हम दोनों ने अग्रीमेंट कर लिया है, पेन पेपर पे साइन भी कर लिए हैं। एनफोर्सेबल बाय लॉ है क्या? अरे एनफोर्सेबल बाय लॉ है क्या? बढ़िया, बहुत ही शानदार बात। अब समझो, मैंने जब लव्य को बोला था लव यू विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर रुपीज 10 लाख, तो मैं बेसिकली बात कर रहा था आर्या वाली ऑडी A7 की जो रिमोट कंट्रोल से चलती है। इतनी सी नहीं है, बड़ी है ना, ऐसी देखी होगी तुमने। अरे CSM वगैरह गए होगे तो चलती, टॉय कार चलती है ना, वैसे हमारे पास घर पे है ऑडी A7 मान लो। तो मैं जब ऑडी A7 की बात कर रहा था तो मैं कौन सी ऑडी A7 की बात कर रहा था? आर्या वाली ऑडी A7 की बात कर रहा था जो रिमोट कंट्रोल से बात करती है। ठीक है क्या? तो मैंने लव्य को बोला लव यू विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर रुपीज 10 लाख। तो मैं क्या बेचने के बारे में ऑफर कर रहा हूँ? आर्या वाली ऑडी A7। ठीक है क्या? लव्य ने बोला यस सर आई एम रेडी टू बाय योर ऑडी A7 फॉर रुपीज 10 लाख। तो लव्य ने कौन सी ऑडी A7 खरीदने पे हाँ भरी है? जो इसका एडवर्टाइजमेंट विराट कोहली करता है। विराट कोहली है ऑडी का एम्बेसडर। तो लव्य ने हाँ भरी यस सर आई एम रेडी टू बाय ऑडी A7 जिसमें वो बैठकर बाहर सड़क पर घूम सके। हालांकि फिट हो जाएगा आर्या वाली ऑडी A7 में भी, पर इसने जो हाँ भरी थी वो किसके लिए हाँ भरी थी? एक्चुअल वाली ऑडी A7 जो विराट कोहली इसका एडवर्टाइजमेंट करता है उसके लिए हाँ भरी थी। ठीक है क्या? तो ऑफर था क्या? अरे बोलो ना, ऑफर था क्या? एक्सेप्टेंस है क्या? पर कंसेंसस एट ईडीएम है क्या? कंसेंसस एट ईडीएम क्या था? अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मैं बेचने की बात कर रहा हूं आर्या वाली ऑडी A7, वो खरीदने की बात कर रहा है एक्चुअल वाली ऑडी A7। तो देयर इज कंसेंसस एट ईडीएम प्रेजेंट नहीं है। तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करेगा क्या? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं करेगा। क्लियर है क्या सब लोग? एग्जाम्पल 11 ए। अच्छा भाई, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, जहां एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं वो आपको नोट डाउन करना है। मैं थोड़ी बोलूंगा कि लिख लो एग्जाम्पल मेरे, लिख लो वहां साइड में, इतना ही लिख लो, मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लव्य ऑडी A7, अंजुल सर आर्या वाली ऑडी A7, तो याद आ जाएगा आपको। इतना ही लिख लोगे ना तो याद आ जाएगा आपको। अच्छा, मैंने बोला था ना वो 1 तारीख, 1 जुलाई इज द लास्ट डेट। कल मेरे पास 3 इंक्वायरी थी। CA फाउंडेशन करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा। कितनी इंक्वायरी? हाँ तो बेचारा कर ही नहीं सकता, कहाँ से करेगा? लास्ट डेट बस 1 जुलाई। अरे बधाई हो तुम्हारे को बहुत बहुत। 24, 26, 28, 30, हैप्पी न्यू ईयर। 24 दिसंबर अकाउंटेंसी का एग्जाम, 26 दिसंबर लॉ प्लस BCR, थर्ड इज 28 दिसंबर इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड लास्ट 30 दिसंबर ईयर एंडिंग से थोड़ा सा पहले BCK एंड इकोनॉमिक्स। क्या मतलब, देखो तुम, कल अभी रिजल्ट आया नहीं, पुराने वालों का डेट शीट पहले आ गई, नए वालों की देखो तुम। पढ़ाई लिखाई चालू करो। एग्जाम्पल 11, A who owns 2 car is selling a red car to B। एक के पास 2 गाड़ी है, वो कौन सी गाड़ी बेच रहा है? रेड वाली। B thinks he is purchasing the black car।
बी को लग रहा है उसने जो हाँ भरी वो कौन सी गाड़ी के लिए करी है, ब्लैक वाली। बेचने वाला रेड बात कर रहा है, खरीदने वाला ब्लैक की बात कर रहा है। देयर इज नो कंसेंसस एट इडियम एंड हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। टू डिटरमाइन कंसेंसस एट इडियम द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियरली ड्राफ्टेड। Thus, if A says to B, will you buy my red car for rupees 30,000, and B says yes to it, they're said to be consensus idiom, that is meaning is taken in the same sense by both the parties. Example 12. A threatened to shoot B. गोली मार देनी है. If he does not lend him rupees 2,000 and B agreed to it. बोले गोली मार देनी अगर तूने 2,000 रुपए नहीं दिए तो ध्यान रखियो तू. Here the agreement is entered into under coercion and hence not a valid contract. ये क्या है? Coercion है. ओह नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? Coercion. Coercion का मतलब होता है फिजिकल प्रेशर. ठीक है, कोवर्जन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? फिजिकल प्रेशर हो गया. A threatened to shoot B if he does not lend him rupees 2,000. B agreed to it. Hence the agreement is entered into coercion and hence not a valid contract. भाई 5 चीजें हैं. 5 कौन सी चीज थी? कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड. ठीक है, ये भी आगे बात करेंगे. स्टूडेंट्स ने नोट लिखा भी इन्होंने, टर्म्स कोवर्जन ये आगे आगे कर लेंगे. नंबर 3 इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टी. व्हाट इज कैपेसिटी? कैपेबिलिटी. कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी. ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ द पार्टीज. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस द लीगल एबिलिटी of a person to enter into valid contract. Section 11 of the Indian Contract Act specifies that every person is competent to contract who is of the age of majority, is of sound mind, not otherwise disqualified from contracting by any law to which he is subject. मतलब is of the age of majority. Is of the age of majority मतलब एज ऑफ मेजोरिटी 18 और अभी बर्थडे किसका आया था? अभी भी आया था ना बर्थडे, किसी का आया था यार बर्थडे. जुलाई में किसका बर्थडे आया? किसका आया? बेटा ऐसे धरती में घुस जाएगी थोड़ी देर में, तो सीधी बैठना बेटा. तो क्या मतलब ऐसे? वंदना कौन सी डेट पे बर्थडे था? तो 4 को तो अपन मिले ना. मत देती पार्टी यार, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे थे कोई तेरे साथ. बर्थडे बताओ होते मतलब ऐसे क्या था? वंदना कितने साल की हो गई फोर्थ को? तो 4th जुलाई को वंदना का बर्थडे था. शी टर्न्ड 18. तो नाउ शी इज अ मेजर और शी इज नॉट अ मेजर. ओके, 4 जुलाई को बर्थडे था, ठीक है ना. 3rd जुलाई को शी वाज अ मेजर और शी वाज नॉट अ मेजर. नॉट अ मेजर. 4th जुलाई को मतलब 3rd जुलाई से 4th जुलाई में रात की जब 12 बजे, तो शी इज अ मेजर और शी इज नॉट अ मेजर. तो जैसे ही रात को 12 बजे शी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और शी कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. शी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. अरे ठीक है ना सब लोग? पक्का? ठीक है. तो 18 और 18 प्लस बर्थडे वाले दिन भी मेजर है. बर्थडे वाले दिन भी मेजर है. और किसका बर्थडे आ रहा है अभी? आई विल ऑल्सो टर्न, आई विल टर्न 16. स्वीट 16. हे राम, आगे बढ़ो तुम. और मेरे अलावा और किसका बर्थडे आ रहा है? 29 जुलाई. 22nd. ओके. और जुलाई जुलाई वाले और कोई नहीं? हाँ दे 5 है. 26.
तो 22, 26, 26। भाई भाई बर्थडे बर्थडे साथ साथ अलग अलग दिन हो जाते, 2 बार पार्टी कर लेते यार हम, ऐसे क्या थे मतलब। और 29 ठीक है सब, ध्यान रखना। हाँ, इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब आवाज आ रही है मतलब है, कान सही चल रहा है मतलब। साउंड माइंड का मतलब मेंटली स्टेबल। व्हाट इज मेंटली अनस्टेबल? अच्छा, हु इज मेंटली अनस्टेबल? अच्छा, क्या साउंड माइंड क्या होता है? अपने सेंसेस में होना चाहिए। और क्या? सोहेल, क्या हो जाएगा? माइक माइक उधर भी देना पड़ेगा मतलब, क्या बोल रहे हैं मतलब ऐसा? साउंड माइंड, साउंड माइंड और कोई? साउंड माइंड का मतलब क्या? द पर्सन इज, द पर्सन इज इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एज एंड व्हेन। ठीक है क्या? द पर्सन इज इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द थिंग एज एंड व्हेन सेड। जब जो जैसे कहा गया है उसको उसी तरह से वो समझ में आता है तो वो क्या कहलाएगा? साउंड माइंड कहलाएगा। ठीक है क्या? द पर्सन इज इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द थिंग एज एंड व्हेन सेड, मतलब मैं यहाँ अगर खड़े होकर आपको समझा रहा हूँ कुछ और आपको वो समझ में आ रहा है तो आप क्या कहलाओगे? साउंड माइंड। आप क्या कहलाओगे? साउंड माइंड कहलाओगे। ठीक है। इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, मतलब किसी दूसरे एक्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। किस किस को डिस्क्वालीफाई कर रखा है? एलियन एनिमी कौन है? पाकिस्तान? अरे राम, जिस देश के साथ वॉर चल रहा है। ठीक है, और इंसॉल्वेंट्स है? फर्जी? फर्जी? मैं समझा ही नहीं मतलब। एलियन एनिमी, इंसॉल्वेंट्स और फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। ठीक है क्या? अब देखो, मैं जो बोलता हूँ ना, वो कल आपको बोला था मैंने, आपके पास अलग अलग कलर के पेन होने चाहिए तो तुम देखोगे तो सुंदर दिखता है। तो आपको चीजें अच्छी दिखेगी बाद में पढ़ने के लिए भी। और इवन अभी जब लिखते भी हो ना तो सेंसेबल राइटिंग में लिखना, कचरा मत करना। ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा एक वो स्टिकी नोट्स आते हैं, कोई इस्तेमाल करता है क्या? तो जो रईस लोग हैं वो स्टिकी नोट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं आ रही। अदरवाइज एक नॉर्मल ब्लैंक पेपर लो, उसको फाड़कर स्टेपल कर दो। अरे इतना झंझट नहीं भाई, मैं क्या बताऊं। अभी सपोज करो आज याद आया स्टिकी नोट ला के पढ़ाई करनी है, रात को 10 बजे घर पे याद है, जब किताब खोली तो बोला ओ ले स्टिकी नोट्स तो लेके नहीं आए, कैंसिल, पढ़ाई कल करेंगे। तो स्टिकी नोट है अच्छी बात है, नहीं है पेपर लो, वहां जो भी आप लिख रहे हो वो लिख लो पेपर पर, उसको फाड़ कर वहीं स्टेपल कर दो पेपर को। स्टेपलर तो मिलेगा घर पर, अरे है ना? तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है ना? कॉपी अलग से लॉ की नहीं बनानी, मतलब ये थ्योरी लिखने के लिए कॉपी अलग से नहीं बनानी, खाली इसका ध्यान रखना। अरे मेरी बात समझ में आती है क्या आपको? पक्का? सॉवरेंस, एम्बेसडर्स। ठीक है।
एक्सेट्रा है, बहुत सारे और भी आएंगे। A person competing to contract must fulfill all the above three qualifications. सारे qualifications को comply करने जरूरी हैं। क्या क्या है qualification? A refers to the age of contracting person. That is, persons below 18 years of age are considered as minor and therefore incompetent to contract. Minor है, ठीक है। अभी आप मेरे को भी पढ़ते हुए देखोगे ना अगर, तो देखो मैं सर्कल मार रहा हूं, मैं बॉक्स करता हूं, तो आप भी हैबिट डालो अलग अलग शेप्स इस्तेमाल करने की। अब समझ भी नहीं स्टार बनाने बैठ जाए, मतलब सर्कल मारा, बॉक्स मारा, हैबिट डालो। क्वालिफिकेशन बी रिक्वायर्स अ पर्सन टू बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब, साउंड माइंड का मतलब द पर्सन इज इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द थिंग एज एंड व्हेन सेड। जब जो जैसे कहा गया उसको समझ में उस बात से आता है तो क्या कहलाएगा? आपका साउंड माइंड कहलाएगा। A person to be of sound mind, that is, he should be in his senses so that he understands the implication of the contract. Implication of contract मतलब contract की वजह से क्या होना है उसको समझ में आता है। A lunatic, an idiot, a drunken person, or under the influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind. Lunatic क्या होता है? ठीक है, पागल। Idiot, पागल, बड़ा पागल, वाह। छोटा पागल लुनाटिक, बड़ा पागल इडियट, और मीडियोकर वाले को क्या कहेंगे फिर? महापागल। बहुत बढ़िया यार। ड्रंकन पर्सन और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट, ठीक है। हाँ, ड्रंकन पर्सन दारू पी के, बिल्कुल। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेंट मतलब चरस गांजा लिया है इसने, ठीक है। इज नॉट सपोज टू बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ये साउंड माइंड नहीं होंगे। Qualification C requires that the person entering into contract should not be disqualified by his status. In entering this contract, such persons are alien enemy, foreign sovereigns, convicts, ambassadors, etc. They are disqualified unless they fulfill certain formalities required by law. ये alien enemy की बात कर ली। foreign sovereign कौन होता है? foreign sovereign कौन होता है? बोलो ना, है? फॉरेन सॉवरन कौन होता है? हमारे एनआरआई बोलते हैं बेटा उनको। बढ़िया भाई। से फॉर एग्जांपल अभी रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया है, कौन है रशिया का प्रेसिडेंट? पुतिन साहब। पुतिन, पुतिन बेटा इतना नाम बोलना नहीं आता तुम्हारे को, इसलिए पुतिन, ठीक है। तो पुतिन साहब जब देश आए, इंडिया आए, तो मेरे को बताओ वो इंडिया अकेले आए क्या? उनके साथ 100 लोगों का काफिला और आया होगा मुझे कम भी। अलग अलग मिनिस्टर उनके देश के, उनके साथ अलग अलग उनके डिपार्टमेंट के लोग आए होंगे। तो वो सारे कौन है? हमारे फॉरेन सॉवरन है। हमारे को उनका कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना परमिसिबल नहीं है, ठीक है। कन्विक्ट्स कौन है? दोषी, क्रिमिनल, जिनको कोर्ट ने सजा सुना दी है। अरे ठीक है क्या, तू घबरा मत। हाँ, ये नहीं है भाई। हाँ, कन्विक्ट्स मतलब जिसको कोर्ट ने सजा सुना दी है, ठीक है। दे आर डिस्क्वालिफाइड unless they fulfill certain formalities required by law. Contracts entered by person not competent to contract are not valid, वो valid नहीं होंगे। Next we have is consideration. What is consideration? Something in return. Consideration is something in return. It is referred as quid pro quo. क्या बोलते हैं इसको अपन? Quid pro quo. A valuable consideration in sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party or some forbearance, नुकसान, detriment or loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other. So आगे चलकर अपन पढ़ेंगे कि यूनिट आएगा अपना कंसिडरेशन पूरा। Consideration is something in return. It can result into benefit to one party. It can result to loss to one party. It can result to benefit to both. It can result to loss to both. ठीक है क्या? हमें बेसिकली बात क्या है? कंसिडरेशन होना जरूरी है। एडिक्वेट कंसिडरेशन होना जरूरी
नहीं है, मतलब इक्विवेलेंट वैल्यू का कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ में आती है क्या? कंसिडरेशन का होना जरूरी है, इक्विवेलेंट वैल्यू का हो ये जरूरी नहीं है। कहीं मतलब इसका हमको बताएगा मेरे को, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? ले जाना यार से, बहुत भारी है पर। हाँ, कुंडी देख रहे हो तुम कितनी बड़ी, मतलब ये हाँ, मेरी क्लास में धमकी, वो भी इसी के लिए थ्रेटन कर रही है, तो वैसी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, नहीं, कंसिडरेशन की हानि खत्म हो गई। बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया। मैंने 80 लाख रुपए का ऑडी कितने में दे रहा हूँ मैं? 10 लाख। मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे, सामने वाले पर्सन ने, लवे ने मेरे को कोई धमकाया नहीं, कोई कुछ नहीं किया, मैं अपनी इच्छा से फ्री कंसेंट से उस ऑडी को कितने में देने को तैयार हूँ? 10 लाख को मैं देने को तैयार हूँ। दैट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। मतलब मैं हल्ला नहीं बोल सकता, बाद में नहीं बोल सकता कि 80 लाख रुपए गाड़ी के बदले 10 लाख रुपए मिले, कोई तकलीफ नहीं, मिल सकते हैं। उसकी जगह 1 लाख भी मिलता तो भी कंप्लीटली वैलिड है, प्रोवाइडेड इसने मेरा कंसेंट फ्री लिया हो। इसने मेरा कंसेंट कैसा लिया हो? फ्री लिया हो, ठीक है। सो example 13, A agrees to sell his books to B for rupees 100. B promised to pay rupees 100 is the consideration for A promise to sell his books. A's promise to sell his the books is the consideration of B's promise to pay rupees 100. ठीक है क्या? अरे बात समझ में आती है क्या? लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, क्या मतलब है इसका? लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब जो लीगली एक्सेप्टेबल हो, जो लीगली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट का मतलब, दो बातें लिखी हैं, एक लिखा है लॉफुल कंसिडरेशन, दूसरा लिखा है लॉफुल ऑब्जेक्ट। जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। Section 23 states that the consideration or object is not lawful if it is prohibited by law or is such would defeat the provision of law. Very important word, defeat the provision of law. If it is fraudulent or involves injury to the person or property of another, और कोड रिगार्डेड एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बहुत सारी बातें लिख दी भाई इन्होंने। पहला लिखा है क्या? डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। दूसरा क्या लिखा है? फ्रॉडुलेंट। फिर क्या लिखा है? इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन। फिर क्या लिखा है? या प्रॉपर्टी। कोर्ट ने क्या बोला है? इमोरल है। कोर्ट ने क्या बोला है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। और ऊपर ऊपर लिखा था प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो था ही। क्या क्या मतलब हुआ? प्रोहिबिटेड बाय लॉ मतलब लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल, मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल दो ना कोई। इलीगल चीज के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स का स्मगलिंग, ड्रग्स का स्मगलिंग तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है। डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है जिसका ऑब्जेक्टिव ही करंट प्रोविजन जो है लॉ के उसको डिफीट करना। एक एग्जांपल देता हूं। थोड़ा थोड़ा इनकम टैक्स जानते हो? थोड़ा थोड़ा इनकम टैक्स जानते हो? ओके। सो इनकम टैक्स के अंदर आई बिलीव आपको पता होगा टैक्स के स्लैब से। अरे बताया क्या? तो इनकम टैक्स एक्ट ने बोल रखा है कि अप टू, एग्जांपल है ना, मुझे ध्यान नहीं किया स्लैब है अभी, अप टू 2.5 लाख देयर इज नो टैक्स। फिर 2.5 टू 5 लाख, मेरे को ध्यान नहीं है ना स्लैब क्या है, मैं तो सिर्फ एक रफ बना रहा हूँ। मान लो 10%, उसके ऊपर फिर 20%, फिर 30%, इस तरह के स्लैब इनकम टैक्स ने दे रखे हैं, ठीक है ना। नाउ डॉली है, डॉली के पप्पा की इनकम है 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, कितने लिखने हैं? अच्छा चल मान लेते, अज्यूम 10 लाख रुपए, ठीक है क्या? डॉली के पापा की इनकम कितनी? 10 लाख रुपीज। तो एज पर 10 लाख रुपीज का इनकम
ही नीड्स टू पे 2.5 से 5 लाख में 10%, फिर 20% तो मान लेते हैं इनका टैक्स का लाइबिलिटी इसके ऊपर आता है, 70,000 रुपीज का टैक्स बनता है। मैं सर सिर्फ ऐसे ही रफ बता रहा हूँ, ठीक है ना, अजम्पशन बेसिस पर। नाउ इनकम टैक्स के प्रोविजन ने क्या बोला कि अप टू 2.5 लाख आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है ना। दुकान पे पापा जा रहे हैं, पापा सारा काम धाम कर रहे हैं, पापा ने क्या करा, इस 10 लाख को बांट दिया, पापा ने 10 लाख रुपए को बांट दिया, पापा के 2.5, अरे हाँ कोई बात नहीं, पड़ोस से आ रही, पापा के 2.5, मम्मी के भी 2.5, डॉली दीदी के भी 2.5, और डॉली दीदी की छोटी दीदी के भी 2.5। हम नाम पता है, हम नाम लिख देते हैं 2.5। अरे ठीक है क्या, तो 2.5 टैक्स कितना हुआ, 0। और एक्चुअल टैक्स कितना देना था, जादू। तो इनकम टैक्स प्रोविजन ने 2.5 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स रखा। क्यों 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 ऐसा बोला है कि 2.5 लाख तक की अगर इनकम है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है? बोलो ना, ये क्या होता है? अरे नहीं नहीं नहीं, 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना है। क्यों क्यों क्यों? सो एज टू सेव गार्ड द लोअर इनकम ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। भाई 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो पहले पैसे कम है, उसमें भी सरकार अगर टैक्स ले लेगी तो और कम बच जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए बोला 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोटेक्ट द लोअर इनकम ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। अरे ये बात समझ में आती है क्या? नाउ 10 लाख को अगर मैं ढाई में 4 में बांट दिया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है डॉली के फादर ने अलोंग विथ हर फादर, विथ हर मम्मी डॉली एंड याशिका, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको क्या करना? डिफीट करना। इसको क्या करना? डिफीट करना। तो ये अगेन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? करंट कोई प्रोविजन अगर चल रहा है तो उसको क्या करना? डिफीट करना। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। अभी कोविड आया था, अरे आया था क्या? ओके। जब कोविड आया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जब कोविड आया था तब इंडियन गवर्नमेंट ने सेल ऑफ न्यू वेंटिलेटर्स आउटसाइड द कंट्री पर बैन लगा दिया, प्रोहिबिट कर दिया कि आप आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जो नए वेंटिलेटर्स होंगे। ठीक है क्या? क्यों करा? ताकि इंडिया में यूज हो पाए। भाई हमारे पास ऑलरेडी कम है, बाहर नेचुरली इट विल फेच देम मोर, बट उसकी वजह से इंडिया में शॉर्टेज हो जाएगी। अरे है ना, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया। नाउ से फॉर एग्जांपल ये नेहा और खुशी, इनका वेंटिलेटर का काम है। अरे मतलब लोगों को वेंटिलेटर पे लेके नहीं जाते, वेंटिलेटर बनाकर बेचते हैं यार, ऐसे क्या कर रहे हो? तो इनका वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अब इंडिया में एक वेंटिलेटर बिक रहा है 2 लाख रुपए के अंदर, और वही वेंटिलेटर अगर ये यूएसए या कहीं ऐसे बेचते हैं तो उस वेंटिलेटर से मिलते हैं 20 लाख रुपए। इंडिया में बेचने में कितने मिल रहे हैं? 2 लाख। और आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करने पे कितने मिल रहे हैं? 20 लाख। कहाँ भेजोगे? बड़े बेशरम हो मतलब यार, मतलब कुछ तो देश का सोचना चाहिए। नाउ 2 लाख में यहाँ बिकता, बाहर कितना बिक रहा है? 20 लाख पर सरकार ने बैन कर दिया। क्या बैन किया? क्या बैन किया? एक्सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है ना, कि नेओ वेंटिलेटर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, देखो समझो। नेहा ने, होता है, इधर देखो तुम, नेहा ने इसको सेल किया मान्या को, मान्या ने इसको सेल किया छवि को, छवि ने इसको सेल किया टिशा को, टिशा ने इसको सेल किया नैन्सी को, नैन्सी ने इसको सेल किया सचिन को, सचिन ने इसको सेल किया
वापस बहुत सेल किया। लास्ट में वापस सचिन ने इसको सेल किया, किसको? खुशी को। और खुशी ने इसको फिर एक्सपोर्ट कर दिया। कहाँ करेगी बता, चल दुबई कर दे। ये ठीक है क्या? मेरे को बताओ, ओरिजिनल पार्टीज तो नेहा और खुशी थी, ठीक है? नेहा का मैन्युफैक्चरिंग था और खुशी इसका एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारा काम धाम देखती थी। दोनों साथ पार्टनर्स हैं ना, दोनों साथ में पार्टनर्स हैं। नेहा ने बेचा मान्या को, मान्या ने बेचा छवि को, छवि ने टिशा को, टिशा ने नैन्सी, नैन्सी सचिन, सचिन ने वापस खुशी, खुशी ने कर दिया एक्सपोर्ट दुबई। ये वैलिड है वैलिड नहीं है? मतलब एज पर द लॉ दिस इज वैलिड और दिस इज नॉट वैलिड? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तुम? क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है यहाँ पर? नया वेंटिलेटर बनना बेचना परमिसेबल नहीं है। सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड बेचने पे बैन लगाया है क्या? नहीं लगाया। मेरी बात समझ में आती है क्या? नाउ ऑन पेपर्स नेहा ने मान्या, मान्या को छवि, तो देखो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, हाँ 5 6, तो सेवेंथ वाला हैंड वाला गया है एक्सपोर्ट। प्रैक्टिकली ये वेंटिलेटर डे 1 पर भी खुशी के पास पड़ा था और डे 7 पर भी खुशी के पास ही पड़ा है। ऑन पेपर ये 7 बार सेल हो गया। अरे मेरी बात समझ में आई क्या? तो ये जो सारा अरेंजमेंट किया है, इस अरेंजमेंट के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो लॉ बनाया था अभी करंटली, उसको डिफीट करना। तो अगेन ये क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, वैलिड नहीं है। बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? अच्छा, तुमने तो कंपनी लॉ पढ़ा है? अरे पढ़ा है ना? ये जो डॉली के फादर ने किया है, इससे रिलेटेड केस लॉ याद आता है क्या? वेरी गुड यार। नाम क्या है अंकल का? सर दिनशो मानिक जी। वेरी गुड यार। You know, Mr. Dinshaw Manikji Parade was one of the wealthiest Indians of that time. ठीक है, कोई नहीं, चलो आगे बढ़े। एग्जाम्पल 14। अच्छा, डिफीट द प्रोविजनल हो गया। फ्रॉडलेंट का मतलब? फ्रॉडलेंट का मतलब फ्रॉडलेंट का मतलब है फ्रॉड करना। हाँ, क्या मतलब? एग्जाम्पल, फ्रॉडलेंट का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। अरे क्या विजय माल्या? अंकल का नाम है, जबरदस्ती बदनाम कर रहा है तो विजय माल्या। फ्रॉडलेंट, फ्रॉडलेंट लक्ष्मी चिटफंड नहीं, ठीक है। और कुछ फ्रॉडलेंट? क्या बात करता है? भाग मिलकर भाग खिलौना 20 करोड़ लेकर? अच्छा, नहीं। व्हाट इज फ्रॉडलेंट? जनरल पूछ रहा हूँ यार, मतलब फ्रॉडलेंट का मतलब क्या है? धोखा मिला क्या तुम्हारे को? नहीं, तेरे जीवन में बहुत धोखे भाई। कोई एग्जाम्पल फ्रॉडलेंट का? तो तुम्हारे साथ धोखा हुआ ऐसा कोई एग्जाम्पल? मतलब पर्सनल मत जाना, इन जनरल फ्रॉडलेंट का मतलब पूछ रहा हूँ, ऐसा कभी? ऐसा कोई कमर्शियल लैंड बोलकर एग्रीकल्चर लैंड बेच दिया, ठीक है सर। और कुछ? क्या कोई फ्रॉड नहीं हुआ उसके साथ? उसको तो अकाउंट हैक हो गया यार। पीछे पड़ गया भाई लोग तेरे। हाँ सॉरी, उनको दोनों भाई भाई एक जैसे लगते हैं, बताएं। हाँ, और कोई? और कुछ? कभी फ्रॉड हुआ मतलब आपके साथ हुआ हो, इन जनरल हुआ हो यार, ऐसे याद करूं। कभी कुछ लेने में गए हो आप, कुछ और आ गया हो? फ्लिपकार्ट से क्या मंगाया था? घड़ी मंगाई थी? घड़ी डिटर्जेंट तो नहीं आ गया तेरे पास कहीं? क्या आया?
चेंज हो गई होगी, आपस चेंज हो गई, तो फिर फ्रॉड थोड़ी हुआ। चाहते ही नहीं है दुनिया कि तो पढ़ाई करे। और कुछ फ्रॉडलेंट के बारे में? फ्राउन फ्रॉन में साउथ साबुन क्या के, ठीक है। और कुछ फ्रॉडलेंट 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 और कुछ? फ्रॉड का मतलब क्या हुआ? धोखा। अरे फ्रॉड का मतलब क्या हुआ? बढ़िया। इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन मतलब? नहीं नहीं, मुक्का माकी नहीं करने, ऐसे नहीं, मारा मारी नहीं कर रहे। इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन मतलब? से फॉर एग्जांपल, नहीं 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 नहीं, सपोज करो मैंने ये बड़ी मेहनत करके ये कक्षा 11वीं की किताब बनाई, ठीक है। क्लास 11th की मैंने बड़ी मेहनत करके ये किताब बनाई। अब ये जब बुक मैंने बनाई, मार्केट में पब्लिश कर दी, तो ये फातिमा को ये बात समझ में आई कि किताब मस्त आराम से बिक जाएगी, ठीक है ना। तो हमने इसका एमआरपी रखा 850 रुपीज। इसने ये परचेज किया, बुक परचेज करी, इसकी करी फोटोकॉपी, और इसको 450 में बेचना चालू कर दिया। ऐसा करना इज कॉजिंग इंजरी टू मी। अरे नुकसान हो गया ना मेरा, तो दिस इज अगेन इलीगल, ऑफ लॉफुल नहीं है, ठीक है। कोर्ट रिगार्डेड एज इमोरल। इमोरल का मतलब? इमोरल का मतलब मॉरल वैल्यू के अगेंस्ट। मॉरल वैल्यू के अगेंस्ट मतलब सोशल वैल्यू के अगेंस्ट है, मॉरल वैल्यू के अगेंस्ट है। मतलब एग्जांपल कोई इसका दे सकता है मेरे को? इमोरल का कोई एग्जांपल? इमोरल कोई एग्जांपल? इमोरल सर डोमेस्टिक जेल होगी सर, कोवर्जन में आएगा वो। इमोरल अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज है, मतलब इमोरल कुछ तो। इमोरल इमोरल ओके। से फॉर एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल ये ऊपर जो बैंक को दे रखा है वो खाली हो गया, वो खाली हो गया, ठीक है। सो मेरे पास ये छलक आया। छलक ने बोला सर वो फ्लोर तो खाली पड़ा ही है, मुझे आप रेंट पर दे दो। मैंने बोला ठीक है छलक, तू रेंट पर ले ले, कोई तकलीफ है क्या? अरे कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं। छलक ने उसको रेंट पे लिया और उसमें खोल लिया कसीनो। आई होप यू नो कसीनो। सब लोग, क्या होता है कसीनो? गैमलिंग, ठीक है। दिस इज इमोरल, दिस इज कंसिडर्ड टू बी इमोरल। अरे बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? अच्छा वैसे देश में कसीनो खोलना परमिसेबल है क्या? वैसे देश में कसिनोज खोलना परमिसेबल है क्या? कसिनोज खोलना सर ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ भी परमिसेबल नहीं है, हैं? इंडियन टेरिटोरियल लैंड के ऊपर परमिसेबल नहीं है। गोवा गए हो तो आपको गोवा में दिखेंगे, पर वो भी आपको किसी रिसोर्ट या होटल में नहीं मिलेंगे, आपको शिप पर मिलेगा, क्रूज के ऊपर मिलेगा, ठीक है ना। तो वो टेरिटोरियल वाटर्स में आ गया, इसके लिए वहां परमिशन है। अच्छा उसके लिए भी ऐसा मतलब ये नहीं कि आना सागर पानी है तो अपने शिप चले बोले कसीनो कसीनो खेलेंगे वहां पर, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उसके लिए भी लाइसेंस लगता है, परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं तो कल को बोला सर ने तो मना किया था लैंड पे, बोला आना सागर चलाएंगे। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब? अरे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब अगेंस्ट था, पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है। आगे लिस्ट आएगी पूरी जहां अपोज टू पब्लिक पॉलिसी की बात आएगी। एग्जाम्पल 14 लिखा है, A promised to drop prosecution instituted against B for robbery, and B promised to restore the value of the things taken. The agreement is void as its object is unlawful. मतलब क्या? Say for example, सचिन के घर पर चोरी हुई,
बोले सर बहुत सारे करोड़ पड़े हैं, क्या मतलब है ऐसे? तो सचिन के घर पे चोरी हुई, चोरी करी। कौन करेगा चोरी? कौन? स्वीटू? ये क्या चक्कर है दीपान जी ये? रॉबरी करी स्वीटू ने। दीपान जी स्वीटू है? हैं? सही में स्वीटू? नहीं नहीं, स्वीटू स्वीटू। सचिन एंड स्वीटू। वापस आओ तुम। सचिन के घर पे रॉबरी हुई, रॉबरी करी किसने? स्वीटू ने। स्वीटू कौन है? अरे नहीं रे यार, स्वीटू है। अरे प्रोफेशनल रॉबर है रे। हाँ, मतलब काम ही इसका चोरी करना है। अरे फिर दीपांश एक बात तो बता, ये स्वीटू की स्वीटी कौन है फिर? स्वीटी ही स्वीटू है। दीपांश की स्वीटू है। सॉरी, हाँ ये गलत हो गया भाई। दीपांश ही ठीक है। कल को कोई गलत ले जाए क्या मतलब है, ऐसा नहीं। तो सचिन के घर पर रॉबरी हुई, रॉबरी करी किसने? दीपांश ने। दीपांश कौन है? प्रोफेशनल चोर, आयतन चोर अच्छा नहीं लगता। प्रोफेशनल थीफ थोड़ा सा अच्छा लगता है। नाउ आज तक इसने 5051 चोरियां करी, पर आज तक ये पकड़ा नहीं गया। पर क्योंकि सचिन तो सचिन है, इसने इसको पकड़ लिया। क्या? बैट से मारा? ये भी ठीक है। इसने इसको पकड़ लिया, इसने इसको पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, एफआईआर वगैरह लिखवा दी। दीपांश ने बोला भाई तेरे को ये सब करके क्या मिलेगा? मैं तो निकल मैं तो अरे वो दीपांश को मिलेगा भाई। तो बोले मैं तो निकल जाऊंगा, प्रोफेशनल हूँ, तेरे को इससे क्या फायदा होगा? एक काम कर, तेरे घर से जो जो मैंने चुराया वो मैं तेरे को वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो मिलेगा नहीं, ऐसे तो मिलेगा नहीं, तेरा नुकसान ही होना है, मैं जेल जाऊंगा उससे तेरा फायदा तो होने वाला नहीं है। तो तेरे घर से जो मैंने चुराया है वो मैं तेरे को वापस लौटा देता हूँ, तू उसके बदले जो एफआईआर तूने मेरे अगेंस्ट लिखवाई है वो क्या कर ले, वापस ले ले। मुझे बताओ, ऑफर है क्या? ऑफर है। एक सचिन ने बोला हाँ बात तो सही कर रहा है, इसके जेल जाने से अपना क्या फायदा, सामान तो गई, यहाँ भर रहा है, सामान वापस दे ही देगा। तो ऑफर के बदले एक्सेप्टेंस आ गया। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेंस इनटू अ प्रॉमिस। तो एक प्रॉमिस किया है दीपांश ने चोरी का माल लौटाने का, और एक प्रॉमिस किया है सचिन ने एफआईआर वापस। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू एन अग्रीमेंट। ठीक है क्या? पर क्या ये वैलिड है क्या? क्यों? अनलॉफुल है। कल को ये निकल गया, फिर किसी और के घर पे जाके चोरी करेगा। अरे है ना? अरे हाँ या ना? तो नुकसान होगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो ऐसा करना परमिसिबल इसलिए नहीं है, अनलॉफुल है। लिख लो यहाँ पर, दीपांश सचिन चोरी, दीपांश सचिन चोरी। एग्जाम्पल 15,
A agrees to sell his house to be against 100 kgs of cocaine drugs. Such agreement is illegal as a consideration is unlawful. A जो है वो चर्सी है, उसने बी को बोला कि तू मुझे 100 किलो कोकीन दे दे, ये घर जो मेरा है वो तेरा। तो कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है? घर, एक और तो घर वो तो ठीक है, उसमें तकलीफ नहीं है, पर दूसरे को क्या मिल रहा है उसके बदले? कोकीन। कोकीन इलीगल है, अरे है ना, तो ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, तो अनलॉफुल हो गया। नेक्स्ट लिखा है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड का मतलब इसको लॉ ने इलीगल या वॉइड डिक्लेयर नहीं किया है। The agreement entered into must not be which the law declares to be either illegal or void. An illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. A void agreement is one without any legal effect. एक void agreement कौन सा है? जो किसी भी legal effect के बिना है। Example 16. Threat to commit murder or making or publishing defamatory statement or entering into agreement which are opposed to public policy are illegal in nature. Threat to commit murder. Threat to commit murder का मतलब मार दूंगा, ऐसा वैसे बोला उसने। और मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट मतलब झूठी बातें कर रहा है। और एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। क्या है? इलीगल है। सिमिलरली एनी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। व्हाट इज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड? रिस्ट्रेंट मतलब रोकना, ट्रेड के रिस्ट्रेंट में ट्रेड नहीं करने देने के लिए। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, शादी नहीं करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, ठीक है। Restraint of legal proceedings etc are classic examples of void agreement. ये चलो, restraint of trade का मतलब क्या है? ऐसा कोई अग्रीमेंट जो नहीं, और कुछ आपस में नहीं, और कुछ, अरे और कुछ और कुछ और कुछ, आपस नहीं, वो तो वैसे ही इलीगल हो गया। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब नहीं है, दैट इज वैलिड, कंप्लीटली वैलिड, वो नहीं। ठीक बात है सर, पर वो वैलिड था, कोई तकलीफ नहीं, वो अग्रीमेंट के थ्रू समझौता हुआ था। ये जिनकी बात करें, पता है क्या इस बारे में? बताया क्या मिस्टर धीरू भाई? आज अपन जो रिलायंस देखते हैं, जो जियो अपन देख रहे हैं, उसके पहले था आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन जो हुआ करता था। तो जब अंबानी परिवार का बंटवारा हुआ तो इंडस्ट्रीज स्प्लिट करी गई। जो उनकी मम्मी है कोकिला बेन, उन्होंने इंडस्ट्रीज को स्प्लिट किया, और उसमें रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो था, आरआईएल था, वो मिस्टर मुकेश अंबानी के पास गया। रिलायंस एंटरटेनमेंट्स, रिलायंस कम्युनिकेशंस, ये गया मिस्टर अनिल अंबानी के पास में। जब स्प्लिटिंग करी गई इंडस्ट्रीज के बीच में, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ ब्रदर्स, कोकिला बेन ने उस स्प्लिट ऑफ इंडस्ट्रीज में कंडीशन डाली कि अगले 5-8 साल ऐसा कुछ का टाइम पीरियड डाला, दोनों भाई कंपीटिंग बिजनेस में नहीं आएंगे। मतलब अगर कम्युनिकेशंस मिस्टर अनिल अंबानी के पास में है, तो मिस्टर मुकेश अंबानी विल नॉट एंटर इनटू टेलीकम्युनिकेशन फॉर द नेक्स्ट 5 years or 8 years. दैट वाज टू डन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रदर्स, कि दोनों भाई आपस में लड़ते ना फिरे, पैसे दोनों के पास में है, अरे दोनों को बराबर बराबर पैसे मिले हैं, तो ऐसा ना हो कि भाई कम्युनिकेशन एक के पास में दूसरे को भी कम्युनिकेशन को बर्बाद करने पे चले जाए, तो उन्होंने वो कंडीशन डाला था, कम्प्लीटली वैलिड। मिस्टर मुकेश अंबानी जो आरकम चालू हुआ था उस समय पर, दैट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी। तो मिस्टर मुकेश अंबानी उसके पीछे थे, पर बंटवारे में वो मिला मिस्टर अनिल अंबानी को, ठीक है। और फिर जब वो कंडीशन खत्म हुई, उसके बाद ही स्टार्टेड ऑन रिलायंस जियो, जो आज अपन देख रहे हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं मानता हूं जियो का केस स्टडी आपके लिए भी, कि हाउ फार थिंकिंग और प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। इसके अलग बात कर रहा हूं, पर आपके लिए अच्छी चीज है वो। कोई मेरे को बताएगा जियो के अंदर कितने का इन्वेस्टमेंट किया है? मिस्टर मुकेश अंबानी ने जियो में कितने का इन्वेस्टमेंट किया? कोई रफ आइडिया? कितने?
अपन अगर लिखने जाएंगे तो अपन जीरो लगाने नहीं आते, ध्यान रखना बात। तो इतने पैसे का इनका इन्वेस्टमेंट था, तो ये हवा में हुआ होगा क्या? तो इस मस्ट हैव बीन केयरफुली थॉट एंड प्लान्ड। ये एक दिन में हो गया होगा क्या? यू नो व्हाट, मैंने बोला ना आपको कि मिस्टर मुकेश अंबानी टेलीकम्युनिकेशन तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। मिस्टर मुकेश अंबानी ने कंपनी एक्वायर करी इन द ईयर 2008 या 10 इसके आसपास कहीं कंपनी एक्वायर करी। उस कंपनी के पास स्पेक्ट्रम के राइट्स थे। आई होप यू नो स्पेक्ट्रम। अरे 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, जिसका वो लाइसेंसिंग होती है, जिसकी ऑक्शन होती है, जिसके हिसाब से ये टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनीज जो काम कर पाती है। तो उन्होंने 2008-10 में एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, 95% स्टेक अक्वायर किया। उस कंपनी के पास स्पेक्ट्रम के राइट्स थे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने उसके कंपनी में कुछ नहीं किया। फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स उन्होंने ये लाइंस, केबल्स, जो अपन पोल्स, इस सब पे काम चालू किया। जियो लॉन्च कब हुआ? 16 की 18? बीच वाला साल रख लेते हैं, 17। तैयारी कब चालू करी और ऑफिशियल उसको लॉन्चिंग कब आई? कब आई? मतलब कितने साल? सो व्हाट यू सी टुडे हैज बीन केयरफुली laid down at a span of somewhere around 9-10 साल। मतलब एक ऐसी चीज में चालू करा जहां 9-10 साल इसका कोई विजिबिलिटी है ही नहीं, बट देन इन 2017-18 इट्स वेंट ऑन। 1,25,000 करोड़ रुपए वॉज सिक्योर्ड डेप्ट, यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंड सिक्योर्ड डेप्ट। कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स ने मिलकर फाइनेंस किया था इसको, और ये कंप्लीटली सिक्योर्ड था। एंड एज ऑन टुडे इफ आई से, इनका जो टारगेट है डेप्ट फ्री होने का, उससे पहले इस सिक्योर डेप्ट का ये पूरा पूरा पेमेंट कर देंगे, एंड जियो विल बिकम और रिलायंस विल बिकम टैक्स फ्री वंस अगेन। इमेजिन द थॉट प्रोसेस, मतलब दैट्स हाउ विजन वर्क्स। सो व्हाट यू आर डूइंग टुडे, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर टुडे, यू आर डूइंग इट फॉर द फ्यूचर। तो दैट्स हाउ विजनरी यू नीड टू बी इन लाइफ, ठीक है। पता है क्या इसका मतलब? You understand vision, mission? What is vision? तो एक शब्द और लिख देता हूँ आया है तो। विजन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आज से आप अपने आप को, यू पीपल आर 18, तो वेयर यू वांट टू सी योर सेल्फ एट 32-35, दैट शुड बी योर विजन, ठीक है। 30-35 साल की उम्र में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, क्योंकि वो एक ऐसा एज हो गया जहां से आपका सब्सटैंशियल ग्रोथ नहीं होगा, आप कैपिटलाइज करना चालू करोगे जो आपने किया है उसके ऊपर। मतलब दैट्स एन एज जहां रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपका बहुत कम हो जाता है, माइन्यूटली कम हो जाता है, मैं मना नहीं करता, पर कंपैरेटिवली कम होता है। मिशन इज, और पहले गोल की बात करें, गोल इज शॉर्ट टर्म। सो योर प्राइमरी गोल कैन बी टू क्लियर सीए फाउंडेशन, then the next goal would be CA enter, then your next goal would be CA final, that could be your goals. Mission is to become chartered accountant, ठीक है। तो सबसे बड़ा इज विजन, उससे छोटा इज मिशन, और उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स। सो दैट्स हाउ लाइफ ऑल्सो वर्क्स, एंड दैट्स हाउ योर लाइफ शुड ऑल्सो वर्क। यू शुड हैव अ थॉट प्रोसेस। मतलब आप कोई भी काम, आप कोई भी काम आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, एक साल के लिए नहीं कर रहे। आप जो काम कर रहे हो उसके लिए एक ग्रेटर गोल है, एक ग्रेटर विजन है, आप वो काम उसके लिए कर रहे हो। तो यू शुड हैव अ विजन इन लाइफ, and you should be on a mission to achieve that vision, and in order to achieve that mission you should have short term goals which you need to achieve every 2 months, 3 months, 6 months, so that you can track your progress, that you are towards your mission, and that mission will lead you entirely to your vision at some point of time. So you should have that, ठीक है। रेस भागे हो रेस, अरे रेस भागे हो रेस,
रेस में एक एंडिंग पॉइंट दिखता नहीं दिखता है? तो यू नी हैव बिफोर स्टार्टिंग दैट रेस ना, यू हैव इन माइंड कि मुझे उसको पार करना है। तो एक वो एंडिंग पॉइंट अगर नहीं दिखाऊंगा या एंडिंग पॉइंट को नहीं देख पाओगे तो भाग ही नहीं पाओगे। एक एथलीट जब भागता है, कोई है क्या जिसने कभी रेसिंग इस करा? एथलीट है कोई अपने यहाँ पर? ओके। एक एथलीट जब भागता है ना, say for example this is a 100-meter track and this is the starting point and this is the end point. He needs to plan this 100 मीटर का जर्नी कि मेरे को ये जो स्टार्टिंग वाले है मुझे इसमें स्ट्रेच मारना है, I have to push, then I have to maintain, then I have to push. He cannot run at the same intensity the complete 100 मीटर or the 200 मीटर or the 400 मीटर, नहीं कर सकते, प्लान करना पड़ता है। सो ये प्लानिंग कब होगी? जब मुझे ये एंड पॉइंट दिखेगा। अगर ये एंड पॉइंट दिखेगा ही नहीं ना, तो कब पुश करना है, कब स्ट्रेच करना है, कब पुश करना है, कैसे पता पड़ेगा? मेरी बात समझ रहे हो? सो इन लाइफ ऑल्सो यू नीड टू हैव अ विजन. In order to achieve that vision, there should be a mission. And for that mission, you should have short-term goals. So your mission can be becoming a chartered accountant, but that need not be your vision. आपका विजन कुछ और हो सकता है। ठीक है, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, सीए बन गए, सीएस बन गए, आप पढ़ाने क्यों जाइए? तो सीए, बिकमिंग अ सीए और बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी वाज ओनली अ पार्ट ऑफ द मिशन. I achieved that mission. The vision can be something else. Mission leads, the success of mission leads to the ultimate vision you have in your hand. ठीक है? So have some vision, some goal in life, so that you know where to start, where to end. Okay people? जल्दी से बता दो फिर से, 2 दिन से एक ही बात कर रहे हैं. सेक्शन 10 अदर देन सेक्शन 10 है क्या? सेक्शन 10, सेक्शन 10 कौन सा है? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने थे? 6. कौन से 6? और अदर देन सेक्शन 10 कौन से? कौन से? बहुत बढ़िया. सेक्शन 11 क्या था? सेक्शन 11 क्या था? कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज. कौन कौन कंपिटेंट है? बोलो ना. मेजर. कौन कौन कंपिटेंट है? मेजर. साउंड माइंड. नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. देखो वैसे मैं बोलता हूं आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है एट फाउंडेशन लेवल. ठीक है, तो आपको सेक्शन याद हो जाए ठीक है, नहीं होते इट इज कंप्लीटली ओके, याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना? इंटर में कंपनी लॉ आएगा तो याद कर लेना सर, वहां तो आपको रिप्रोड्यूस हो रही अच्छी बात है. पर जैसे केस लॉ के कुछ नाम्स आते हैं, कहीं कहीं तो आया था. कल आया था, आज नहीं आया था. हाँ, सेल ऑफ टैक्स असेट्स के बारे में था. ठीक है, स्टेट ऑफ गुजरात से रामलाल एंड कंपनी. तो इस तरह केस लॉस अगर आपको याद रहेंगे तो आपको कोट करने के काम आएंगे, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो ये केस लॉ को याद आता है, तो वो आपको हेल्प करेगा आपका केस लॉ का आंसर लिखने के अंदर. तो आपको केस लॉस के नाम जरूर याद होने चाहिए. हाँ, अगर आप सेक्शंस याद करना चाहते हैं, दैट विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज ओवर अदर्स इफ यू आर रिप्रोड्यूसिंग सेक्शंस. बट फॉर दैट आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन सही कोट होना जरूरी है. गलत सेक्शन लिख कर आओगे ना तो ब्लंडर हो जाएगा, मतलब जो नंबर मिलते होंगे ना वो भी कट जाएंगे. उसका एक तरीका आपको बताता हूँ सेक्शन किस तरह से याद किए जा सकते हैं. एक छोटा सा कॉपी ले लो, छोटा वाला कॉपी मतलब वो एलकेजी वाला कॉपी होता है, टूसा है ना, छोटू सा एकदम. वहां पर आपने हेड डाल दिया सबसे पहले पेज पर, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अभी सपोज करो ये मेरा कॉपी है, आप पढ़ते जा रहे हो, कुछ कुछ सेक्शन आते जाते हैं. ठीक है, जैसे आपका आया 2B. 2B किसका है? ठीक है ना?
ये पढ़ते पढ़ते आया तो यहां लिख दिया टू बी प्रॉमिस। फिर पढ़ते पढ़ते मिला टू एच। अभी सीक्वेंस में ना, मैं पेज के सीक्वेंस में की बात कर रहा हूं। अब आपको ये बात समझ में आती है ना, बी से लेकर एच के बीच में जगह होगी, अरे है ना। तो ये लाइन छोड़ दी और यहां लिख दिया टू एच, किसका, कॉन्ट्रैक्ट। फिर आगे बढ़ते बढ़ते मिला सेक्शन 10, तो टू एच से लेकर 10 के बीच में जगह होगी, अरे होगी ना। तो लाइन छोड़ दी, जगह छोड़ दी और यहां लिख दिया 10, किसका है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ। फिर आगे बढ़ते बढ़ते सेक्शन 11 हाथों मिल गया, तो 10 के बाद 11 होगा, पर माइट भी पॉसिबिलिटी को एक आधी सेक्शन बीच में आ जाए, तो दो चार लाइन छोड़ दो, 11 आ गया, किसका आ गया, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज है, कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फिर ऐसे आगे चलते थे, पेज छोड़ते जाओ और कॉपी बनाते जाओ, जो सेक्शन आ रहा है ना सीक्वेंस में बढ़ते हुए वो लिखते जाओ, ठीक है क्या। एट द एंड व्हाट विल हैपन इज यू विल हैव अ इंटैक्ट सेक्शन वाइज कॉपी, जो एज अ रिविजन टूल हेल्प करेगी। मतलब जैसे ही मैं आपको बोलूंगा सेक्शन 11 कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज, ऑटोमेटिक दिमाग जो है वो अंदर की बातें कर लेगा, अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या। सो एक पतली सी कॉपी बचेगी आखिर के अंदर, जो आपका रिवीजन टूल की तरह आपको हेल्प करेगी, ठीक है ना। अब आप सोचो कि मैं ये कॉपी बना लूं मस्त 2 4 5 महीने बाद, तो कभी बनेगी नहीं। तो आज ही एक छोटी सी कॉपी बनाना, छोटी सी कॉपी का नहीं तो बल्कि सिंपल सोबर, यार मैं आपको बताता हूँ, जो ज्यादा मेहनत नहीं करनी जीवन के अंदर। पेपर लो 4 5 6, उसका छोटा डायरी बना दो। एक A4 वाला पेपर होता है आपके पास, उसको 4 फोल्ड करके 8 10 पेपर लो, 6 7 पेपर ले लो, बहुत होंगे वो एक छोटा सा कॉपी बना लो उसका, उसको स्टेपल कर लेना, हैंडी हो जाएगा वो, मतलब बहुत आसानी से आप कैरी कर पाओगे। कॉपी का क्या मतलब हुआ, और उसका एक आप लिखते जाओ, जहां तक लिखते जाओ, जहां तक लिखते जा रहा हूँ उस तरह का एक डायरी बन जाएगा। बाई चांस बाद में अच्छा लगा तो उसको फेयर आउट करके एक नई डायरी बना लेना, आधे घंटे में नई डायरी बन जाएगी फेयर आउट करी हुई। वो आपको एक रिविजन टूल की तरह काम करेगी लास्ट के अंदर, ठीक है। सेक्शन याद करना बहुत ज्यादा जरूरी वाली बात नहीं है, इन टर्म्स ऑफ फाउंडेशन याद होते हैं तो इट विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज, ठीक है क्या सब लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, टेक केयर।